हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग ये जो देख रहे हैं आप लोग टेस्ट बुकलेट नंबर M है, पेपर 2 है। ये 2018 का पेपर है। प्यारे साथियों, हम आपको बता दें, हम आपको CDP, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी इसमें करेंगे 2018 के पेपर में। प्यारे साथियों, एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। जुलाई में आपका सीटेट फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपने जो पिछला सीटेट दिया है जनवरी 2024 का पेपर अच्छा हुआ है बहुत लोग का, जिसका नहीं अच्छा हुआ वो जुलाई की तैयारी करे। तो आइए चलते हैं अपने इसी क्रम में आगे की तरफ और देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा CDP है। प्यारे मित्रों, CDP के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। तो बिना परेशान हुए आइए सवाल को पढ़ते हैं और जवाब देखते हैं। कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव करें। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई बालक है, ठीक है, ये उसका शरीर है। यहाँ केंद्रीय भाग से अग्रांगों की तरफ का जो विकास है वो क्या कहलाता है, तो उसे बताइए। विकरणीय विकास के सिद्धांत कहते नहीं भैया, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत कहते हैं बिल्कुल नहीं, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ, ये तीसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी में भी आप जानते चाहिए प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो प्रॉक्सी मोडेस्टियल डेवलपमेंट है, यही आपका राइट जवाब होगा। दूसरे पे चलते हैं। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक संस्था है जहां बच्चे, अब आपको जवाब देना है। चलिए, कह रहा है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चा क्या करेगा। आप तो इसको बता ही सकते हैं। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ठीक है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का होता है। प्रमुख स्थान शिक्षकों का होता है। मुझे बताइए, शिक्षक को गौड़ माना गया तो शिक्षक तो होगा नहीं। देखिए, जब बच्चा ही प्रमुख स्थान में रहेगा तो सबसे बेहतरीन वही हमारा आंसर माना जाएगा, क्योंकि हमारा जो NCF है वो बच्चे को सर्वोच्च मानता है। प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन करें। जवाब दीजिए। कह रहा, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह आप भी पोशाक अर्थात ड्रेस पहनने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह की पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं, समूह की आज्ञाकारिता को, समूह निर्देश अनुपालन को, समूह की अनुरूपता को। देखिए, समूह की पहचान से यहाँ कोई मतलब नहीं। आपकी आज्ञाकारिता, आपको आज्ञाकारिता नहीं है पोशाक धारण करने की, कोई दिशा निर्देश आपको नहीं दिया गया है कि जैसा कपड़ा पहने। ये आप अपने समूह की अनुरूपता को फॉलो करें तो चौथा आपका राइट जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं और चौथे क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की धारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती। कोई वस्तु है, उसमें जो स्थायित्व है वो किस पियाजे के किस विकास के चरण में देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, आपको ऑप्शन दिया गया है और आपको राइट जवाब देना है। चलिए, संवेदी गामक में, पूर्व परिचालन में, मूर्त परिचालन में, औपचारिक परिचालन में। तो देखिए, जो किसी वस्तु के स्थायित्व, जैसे वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है, जैसे ये बॉल है, इसको हटा दिया जाए तब भी बच्चे के दिमाग में बॉल बनी रहेगी। ये किस स्टेप में होगा? तो भैया ये संवेदी गामक अवस्था होगा। 0 से 2 वर्ष के बच्चे में ये चीज़ें होती हैं, ये संवेदी गामक अवस्था ही आपका माना जाएगा। चलिए पांचवें पर चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। आपको राइट जवाब देना है पांचवें का मेरे प्यारे साथियों। चलिए,
व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। राइट जवाब दीजिए पांचवें का। चलिए बताइए पांचवें का राइट जवाब क्या होगा। फिर से समझिएगा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। सबसे देखिए, विशेष शिक्षा कार्यक्रम होता ही नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम ही आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम ये गलत जवाब है। ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम ये भी आपका गलत जवाब है। चलिए छठवें क्वेश्चन पर कह रहा है कि कितने महीनों की आयु के बच्चे, जो अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं, वो कितने महीने के बच्चे हैं, इसी का आपको जवाब देना है। बताइए वो कितनी उम्र रहती है उनकी, जो महीनों में बताना है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं। तो 12 से 18 महीने का बच्चा बलबलाता है, बा का ना भा धा पा फा ऐसे करता है। लेकिन जब उसकी उम्र 18 से 24 मंथ के बीच में जाती है, तो जैसे बोलेगा पापा बब्बा, इस तरीके से वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करेगा, पानी दो, ऐसे ऐसे वो चीज़ों को बोलता है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सातवें पर, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? देखिए गैल्टन के द्वारा, ये तो गलत हो जाएंगे। बिने स्टर्न टर्मन, अब आपको यही जानना है, तो बिने भी नहीं होंगे, स्टर्न भी नहीं होंगे, टर्मन में भी नहीं होंगे, कौन होगा बताइए एग्जैक्ट। अब आप कहेंगे तो यहाँ तो हमको 3 दिख रहे हैं, मैं बिनो को लगाऊं कि स्टर्न को लगाऊं कि टर्मन को लगाऊं, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो याद रखिएगा, आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। जिसने क्या किया होगा, आईक्यू जिसके पास ज़्यादा रहेगी वो ऐसे ट्रिक से याद करिएगा, वो हरदम टर्न लेगा। क्या लेगा? टर्न। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। चलिए, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो सृजनात्मकता है उसको किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाएगा? बताइए जल्दी से। 8वें का राइट जवाब, जो पॉजिटिव आंसर होगा वही आपको देना है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता बिल्कुल नहीं, रवादार बौद्धिकता बिल्कुल नहीं, अभिवृत्त सोच नहीं, मतलब एक छोटी, मतलब एक ही जगह की सोच नहीं, विविध सोच, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 9वें पर, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। बताइए, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो विभक्ति विषयक भी नहीं है, वाक्यात्मक भी नहीं है, व्याकरण भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ध्वनि संबंधी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 10वें पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अर्थात जो आपके सोचने की प्रक्रिया है वो जब किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब संस्कृति प्रभावित हो रही है, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्धृत। तो 10वें का आपको राइट जवाब देना है, ये भाषा निर्धारित होगा आपका। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 11 पर चलते हैं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है किसका? फिर समझिए, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी आने के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि अपने उपकरणों की मरम्मत करता है। यहाँ एक्सपीरियंस शब्द आया है विथ सिम्टम्स। अब इसको आप बताइए 11 का राइट जवाब क्या होगा? अंतर्दृष्टि का,
कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का? तो ये भैया अनुमान के आधार पर कर रहा है, तो चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और देखते हैं 12 का राइट जवाब क्या होगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से। कम करने की विधि का, द्वितीय विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? तो 12 का आपका राइट जवाब होगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है, सब गोल एनालिसिस आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 पर, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन किसका है? बताइए किस विद्वान ने यह कथन कहा है? यह कथन क्या बताता है? पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। लैंगिक एक अंतर्निहित का अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा आपका, चौथा ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियां के उदाहरण है। बताइए किसके उदाहरण हैं? तो ये परीक्षा के उत्तरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के, कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। बिल्कुल चौथा आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है, तो राइट जवाब चौथा हो जाएगा। 15 पर चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। बताइए 15 का राइट जवाब दीजिए। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में? बिल्कुल नहीं। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में? ठीक है। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में? बिल्कुल नहीं। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है? बताइए। तो भैया समावेशी शिक्षा समानता और समान अवसर पर आधारित है, तो 16 का 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 17, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में आया था? ये आपका 2016 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, ये कब आया था? तो भैया ये आया था आपका 2016 में आया था। आरपीडी एक्ट भी इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, याद रखिएगा। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत किए गए कक्षाओं। वर्गीकृत शब्द भैया नेगेटिव है, गलत है। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, आंसर ठीक है। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, ये तो गलत है भैया। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, तो राइट जवाब क्या होगा 18 का? तो ये भी नहीं है भैया, 2 वाला ही राइट जवाब माना जाएगा। चलिए 19 पर चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कितने वर्ष की उम्र तक? बढ़िया है क्वेश्चन, बताइए। तो ये करता है भैया 6 से 18 वर्ष तक ही करता है। पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, इन सब चीज़ों को एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? फिर से समझिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो 20 का आपको राइट जवाब देना है। सार्वभौमिक समावेशी कक्षा के नैतिक विचार? बिल्कुल नहीं। शिक्षा व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता? बिल्कुल नहीं। शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण? बिल्कुल नहीं।
अधिगम की सार्वभौमिकता की संरचना बिल्कुल आपका राइट जवाब है। फिर से कि ये जो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। चलिए 21 पर चलते हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना किसमें अंतर्निहित है? तो बताइए भैया, वो केंद्रीकरण में है? नहीं, वो क्या है? संज्ञान बोधक में आता है। फिर से स्वजागरूकता, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, तो संज्ञान बोधक में आएगा। चलिए 22 पर चलते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? जब वो अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अनुभव के आधार पर सोचेंगे तो वो मूर्त सोच होगा, क्योंकि जो चीज देखते हैं अनुभव उसी का मिलेगा। जो देखे ही नहीं होते तो अमूर्त सोच हो जाता, लेकिन वो देखे हैं तो आपका राइट जवाब कहीं ना कहीं चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 23 पर चलते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। बताइए 23 का राइट जवाब क्या कहा जाता है भैया? जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। चलिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। 24 का राइट जवाब दीजिए। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो 24 का राइट जवाब क्या होगा? अधिग्रहण होगा? नहीं होगा। अभिप्रेरणा होगा? नहीं होगा। आत्मनिर्भरता होगा? नहीं होगा। सामान्यीकरण होगा? जी हाँ, बिल्कुल 24 का चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए चलते हैं 25 पर। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। बताइए, जनजोग का मानना है कि संज्ञान और जो भाव हैं ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, अन्योश्रित नहीं होते हैं, अंतर संबंधित नहीं है, एकीकृत नहीं है। याद रखिएगा। 26 पर चलते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो बताइए 26 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? अनुकरण बिल्कुल नहीं, अवलोकन बिल्कुल नहीं, संशोधन बिल्कुल नहीं, प्रतिरूपण कर रहा है, मॉडलिंग का कार्य कर रहा है। मतलब पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो प्रदर्शन क्या होता है? प्रतिरूपण या मॉडलिंग कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए 27 पर। मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? चौकस नहीं, सतर्कता को उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किसको? सतर्कता को। 28 पर चलते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। तो 28 का राइट जवाब क्या होगा? सृजनात्मकता नहीं, सौंदर्यबोध नहीं, अमूर्त नहीं, तार्किक होगा। क्या होगा? तार्किक होगा। 29 पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा जवाब। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? मतलब कोई कार्य हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे उस कार्य को कर रहे हैं तो उनको बड़ा आनंद आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रिल और अभ्यास कार्य नहीं कहते हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहते हैं, निर्णयात्मक प्रकार का कार्य और समस्या प्रकार का कार्य नहीं कहते हैं। चलिए 30 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु
दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो बताइए राइट जवाब क्या होगा इसका, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो 30 का राइट जवाब क्या होगा, गतिबोधक हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा गतिबोधक हो जाएगा। प्यारे साथियों, हमने सीडीपी में आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 30 क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो, जिस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।